हेलो बच्चा पार्टी। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बात किया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड वर्क हमने कैलकुलेट किया ग्राफ के थ्रू। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पर ही बिना आप पोटेंशियल एनर्जी का फील नहीं ले सकते। तो आगे हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, उससे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जानेंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या ये अलग टाइप का फोर्स होता है? सर, आपने तो डायनामिक्स में पढ़ाया था कि चार टाइप का फोर्स होता है। जी हाँ बच्चों, उसी चार टाइप के फोर्स में से कुछ फोर्स को हम कंजर्वेटिव के कैटेगरी में डाल देंगे। सर, इस कंजर्वेटिव कैटेगरी का मतलब क्या होगा? क्या इसमें न्यू टाइप का फोर्स आएगा? बिल्कुल नहीं। तो कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके पास, क्या कंडीशन होने चाहिए? कहता क्या है कि जिस भी फोर्स के थ्रू, ध्यान सुनिएगा आप लोग, जिस भी फोर्स के थ्रू आप टेंशन लीजिए, आप स्प्रिंग फोर्स लीजिए, आप ग्रेविटेशनल फोर्स लीजिए, आप इलेक्ट्रिक फोर्स लीजिए, आप मैग्नेटिक फोर्स लीजिए, जो भी फोर्स आपको लेना है आप लीजिए। जिस भी फोर्स के थ्रू अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर वर्क किया जा रहा है और वो वर्क पार्टिकल के पाथ पे डिपेंड ना करके पार्टिकल की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होगा कि पार्टिकल किस पोजीशन से किस पोजीशन तक जा रहा है, दैट मीन्स वो वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट हो गया, तब ऐसे केस में जो फोर्स होगा उस फोर्स का नाम कंजर्वेटिव देंगे। यहां पे हमने कुछ डिफिनेशन लिखा है, इस डिफिनेशन को छोड़िए, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने एक पॉइंट लिया यहां पे, ठीक है, ए, और एक पॉइंट हमने यहां पे लिया बी, राइट। यहां पे एक ब्लॉक है जिसकी मास एम है, और अब इस ब्लॉक को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिस्प्लेस करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। क्या हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शिफ्ट करना चाहते हैं? शिफ्ट करने के लिए मेरे पास डायरेक्ट ए से बी चले जाइए। किसी ने कहा नहीं सर, हम तो ऊपर से जाएंगे इस तरीके से, किसी ने बताया नहीं हम इस तरीके से नीचे से जाएंगे, ठीक है क्या? तो यहां से ब्लॉक एम को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक शिफ्ट करने में जो भी फोर्स यहां पे रोल प्ले कर रहा होगा, उस फोर्स के थ्रू अगर वर्क सभी पाथ में, यानी कि वर्क 1, वर्क 2 और वर्क 3, अगर ऐसा हो जाएगा तो वही फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होगा। क्लियर है क्या? जिस भी फोर्स के थ्रू सभी पाथ में वर्क का वैल्यू सेम दे रहा होगा वही फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होगा। समझिएगा ध्यान से, यहां पे वर्क डिफाइन किया जाता है फोर्स के थ्रू, और जो भी फोर्स सभी रास्ते में सभी पाथ पे वर्क का वैल्यू चेंज नहीं होने दे रहा है वही फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होगा। अब पढ़िए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए फोर्स फॉर विच वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल, है ना। एक ऐसी फोर्स जिसके द्वारा वर्क पार्टिकल के पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, ये नहीं कि इस पाथ से गया तो वर्क कुछ और हो जाएगा, इस पाथ से गया तो वर्क कुछ और हो जाएगा, और इस पाथ से गया तो वर्क कुछ और हो जाएगा। वर्क डिपेंड नहीं कर रहा है पाथ पे, बट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल को कहां से कहां तक लेकर के जा रहा है बस इसी पॉइंट पे डिपेंड करता है। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाए हो ना, तो बस चेंज इन पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स सभी फोर्स के थ्रू, सभी रास्ते में वर्क हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा।
क्लियर है क्या? एक ऐसी फोर्स जिसके थ्रू किया गया वर्क पार्टिकल के पाथ पे डिपेंड नहीं करके उसके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता हो, और सभी रास्ते में सभी पाथ में वर्क का वैल्यू क्या हो, सेम होगा। सभी पाथ में वर्क का वैल्यू सेम होगा, ये तो यहीं पे लिखा हुआ है कि वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल। किसी भी पाथ से ले जाइए वर्क का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है और जो फोर्स ये वर्क कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव कहलाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, कंजर्वेटिव में एक पॉइंट और हमारा आता क्या है कि अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी को शिफ्ट किए हो और फिर वापस बी से ए तक ले आओगे ना, है ना, ए से बी गए, सपोजेड ए से बी हमने गया और फिर यू टर्न ले आया, ठीक है क्या, तब ये हमारा राउंड ट्रिप होता है या फिर क्लोज पाथ होता है। ऐसे केस में वर्क का वैल्यू 0 होगा, ठीक है क्या? तो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है क्या? तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप, इन राउंड ट्रिप और इन क्लोज पाथ और इन क्लोज पाथ is always equal to 0, is always equal to 0। समझे क्या? अगर आपका राउंड ट्रिप यानी कि इस रास्ते से गए और फिर इसी रास्ते से वापस आ जाएंगे ना यहाँ पे, यानी केवल ये नहीं होगा कि आप इस रास्ते से गए और इसी रास्ते से आ गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस रास्ते से गए और वापस इस रास्ते से आ गए, फिर भी राउंड ट्रिप हो गया। यानी ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी रास्ते से जाइए बट वापस आ जाइए, राउंड ट्रिप हो जाएगा, है ना। हम गए इस रास्ते से और आ गए इस रास्ते से, बस राउंड ट्रिप होना चाहिए। राउंड ट्रिप में वर्क क्या दे देगा, 0 दे देगा। कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में जो आने वाला जो फोर्स होता है वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हमने आपको पढ़ाया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस टाइप के जो फोर्स होते हैं आपका वो कंजर्वेटिव फोर्स के कैटेगरी में आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते होंगे ना, डायरेक्ट m इंटू जी याद रखिए अभी फिलहाल। यानी जो वेट होता है ना हमारा, वेट ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है क्या? वेट ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सही है। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या, स्प्रिंग फोर्स क्या होता था, माइनस के इंटू एक्स हुआ करता था। तो ये था हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां पे जो स्टेटमेंट हमने लिखा है कि अ फोर्स फॉर विच वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल, है ना, ये जो हमने लिखा है इस पॉइंट को हम प्रूफ करेंगे। सर वो कैसे, देखिएगा ध्यान से। और यहां पे केवल हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। स्प्रिंग फोर्स के कारण हम आगे डील करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में। ओके, चलिए, तो अभी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी तो अभी जाना ही नहीं है, यानी कि हमारा यहां पे आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स एज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है क्या? तो ग्रेविटेशनल फोर्स को केवल यहां पे चेक कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है क्या? चलिए अब देखिएगा, सपोज दैट हमने यहां पे एक ब्लॉक लिया एम मास का, ठीक है, और इसे हम इस पॉइंट तक शिफ्ट करना चाहते हैं, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी।
ठीक है, किसी ने आया और इसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले गया और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में ले गया, और इस वर्टिकल हाइट, ये जो हमारा वर्टिकल हाइट जो होगा ना वो h होगा, कितना होगा h। और किसी ने कहा नहीं सर हम तो यहां से इस तरीके से लेकर के चले जाएंगे, ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा एल होगा, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट हमारा एल होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो यहां से ये पाथ हमारा फर्स्ट पाथ हो गया और ये टोटल हमारा सेकंड पाथ हो गया, ठीक है क्या? चलिए, तो यहां पे हमें वर्क किस फोर्स के थ्रू कैलकुलेट करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, याद रखना है हमें, ठीक है क्या? चलिए, तो वर्क डन ए टू बी देख लेते हैं, यानी कि ए बी, ठीक है क्या? ए बी यानी फर्स्ट पाथ, फॉर फर्स्ट पाथ, फर्स्ट पाथ में हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्क जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, राइट है ना सर? ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हुआ करता था। यस भाई, यहाँ पे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कांस्टेंट ही है। चलिए, तो फोर्स हमारा क्या होगा? फोर्स हमारा बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट हो रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा होगा, एम इंटू जी, राइट। यहाँ पे लिखिएगा एम इंटू जी। डिस्प्लेसमेंट कितना का हो रहा है? एल का। ओके, चलिए, अब ये हमारा थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमारा ये हुआ और डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हुआ, तो बताइएगा एंगल कितना होगा? सर ये एंगल तो हमारा 90 डिग्री का हो गया, और ये हमारा थीटा यानी कि 90 प्लस थीटा का, तो कॉस 90 डिग्री प्लस में थीटा का, तो वर्क हमारे पास आ जाएगा एम जी एल, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और साइन थीटा, ठीक है क्या? क्लियर है? आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे, आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे कि mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हमने बताया था? mg sin थीटा बताया था ना, mg sin थीटा, है ना? तो इस डायरेक्शन में हमारा mg sin थीटा आ जाएगा। तो आप इस डायरेक्शन, इस तरीके से भी फोर्स कैलकुलेट कर, सॉरी वर्क कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू में cos थीटा, तो वर्क फोर्स हमारा कितना आया? mg sin थीटा, mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना का? एल का, और कॉस एंगल कितना का? 180 डिग्री का। कॉस 180 का वैल्यू -1, तो ये -1 आ जाएगा। एम जी एल यानी कि एम जी एल और क्या? साइन थीटा। आप इस तरीके से भी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है क्या? वर्क इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा। ये तो हमारा आया ए टू बी। अब हम आते हैं सेकेंड पाथ के थ्रू, डेट मीन्स ए से सी और सी से बी। फ्रॉम A to C and C to B, क्लियर है? A to C and C to B। चलिए, तो हम वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क, वर्क A to C से प्लस में वर्क B to C से, ठीक है। चलिए, तो A to C, अगर आप इस रीजन में जाएंगे A to C, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है और जो mg है वो इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना का? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री पे वर्क क्या होता है? 0 होता है ना। cos थीटा थीटा 90 पुट करो, वर्क 0 हो जाएगा प्लस में। अब यहां के बाद आप ऊपर लेके जाओगे, तो ऊपर लेके जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर और फोर्स किधर? mg नीचे एक्ट हो रहा होगा, यानी कि फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में cos 180 डिग्री का। cos 180 का -1 तो -1, फोर्स कितना का? mg का, और ये हमारा हाइट कितना का? h का, तो वर्क इक्वल टू माइनस में mg h। आपको सर मैच तो नहीं किया? अरे भाई मैच नहीं किया तो कोई बात नहीं,
ये हमारा कितना हुआ सर, ये तो हमारा एल है, ये हमारा क्या है एल। जब ये एल है तो इसका अगर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये एल कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एल साइन थीटा, यानी कि एच हमारा किसके इक्वल आ गया, एल साइन थीटा के इक्वल आ गया। तो वर्क इक्वल टू माइनस में एम जी एल साइन थीटा। देखिए क्या वर्क सेम आया कि नहीं आया, क्या वर्क इस पॉइंट पे डिपेंड किया, क्या वर्क इस बात पे डिपेंड किया क्या कि आप पार्टिकल को किस रास्ते से लेकर के जा रहे हो, नहीं, बल्कि इस पॉइंट पे डिपेंड किया कि किस पोजीशन तक लेकर के जा रहे हो। अगर और पोजीशन चेंज करते तो वर्क दोनों केस में चेंज हो जाता और वर्क सेम आता। ये था हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए एक बार ऐसे, कहां भाग गया, चलिए ये था, एक नजर देख लीजिए अच्छे से, फिर आगे चले। अब ध्यान दीजिएगा, अब सोचिएगा ध्यान से कि अगर हम ये जो बॉडी हमारा जो पार्टिकल है, इसे हम इस डायरेक्शन से लेकर के यहां पे पहुंचा दिए थे, याद है ना, या फिर आप इस रास्ते से भी लेकर के गए और आप इस रास्ते से भी लेकर के गए थे, है ना, जाए गए थे ना आप, अब वापस आ जाइए, क्या जाइए वापस आ जाइए, ठीक, गए और आ गए, वापस आ गए। तो हमें ये बताइएगा जब जाने के केस में, है ना, यानी कि बताइएगा आप या तो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस आ जाइए या तो इस रास्ते के थ्रू वापस आ जाइए, वर्क सेम ही आएगा, वर्क क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि वर्क हमारा पाथ से इंडिपेंडेंट है। यस, तो हमारा जो वर्क होगा क्लोज पाथ में, जो वर्क होगा हमारा क्लोज पाथ पे, वो क्या होगा सर, जाने का वर्क होता है माइनस में एम जी एल साइन थीटा, ठीक है, जाने का वर्क प्लस आने का वर्क, तो आने का वर्क कितना होगा सर, जितना वर्क यहां से यहां होगा उतना ही वर्क ये होगा, तो ऊपर से नीचे आओगे तो कितना नीचे आओगे, एच नीचे आओगे, किस फोर्स के थ्रू नीचे आ रहे हो, एमजी फोर्स के थ्रू आ रहे हो, है ना। तो बताइएगा यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम हो गया है इस बार, तो यहां से वर्क इक्वल टू आ जाएगा, फोर्स का वैल्यू है हमारा एम जी और डिस्प्लेसमेंट एच का, और ये हो गया ओवन एम जी, और एच कितना हो गया एल साइन थीटा, ये तो पहले से मालूम था, यानी कि एम जी एल साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा प्लस में एम जी एल साइन थीटा और माइनस एम जी एल साइन थीटा प्लस एम जी एल साइन थीटा, वर्क हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या? यानी क्लोज पाथ में हमारा वर्क क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सर आप तो इस डायरेक्शन से आए, आप इस डायरेक्शन से भी तो आ सकते थे ना। हाँ भाई, इस डायरेक्शन से भी आ सकते थे। अगर इस डायरेक्शन से आते तो बताइए इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा था, एम जी साइन थीटा लग रहा था ना, और कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहे हो, एल आ रहे हो, है ना। तो आने वाले केस में जो वर्क होता, वो क्या होता सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हमारा है एम जी साइन थीटा इंटू में डिस्प्लेसमेंट एल, और कॉस हमारा 0 डिग्री हो गया। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गया, सेम, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण एंगल 0 डिग्री, दैट मीन्स हमारा एम जी एल साइन थीटा। लीजिए अब जहां से भी बनाते हैं, हमने यहाँ पे पहले बनाया था यहां से, अब यहाँ पे बना दिया यहां से, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास mgl sin थीटा आ गया है ना, mgl sin थीटा। आप इस पाथ से यू टर्न लीजिए या इस पाथ से यू टर्न लीजिए, हमारा वर्क का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, तभी तो वो हमारा कंजर्वेटिव हो रहा है ना। चलिए अब हम आगे आते हैं, इसी पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से बच्चों। जब ये अपना वापस आ गया, क्लोज पाथ में आ गया है ना, क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है, क्लोज पाथ का मतलब ये होता है कि जिस भी रास्ते से गया होगा वापस हुआ है
सॉरी, क्लोज पाथ का मतलब ये होता है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी क्या हो गया होगा, सेम हो गया होगा। सपोज डेट यहां से आया, इस पाथ से इस पाथ से मूव करते हुए वापस इसी पॉइंट पे आ गया, दैट मीन्स ये हमारा क्लोज पाथ हो गया, राइट। एंड क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, जीरो होता है। क्लोज पाथ में, इन क्लोज पाथ हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। यस, आप कहोगे कि सर तो वर्क हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तब तो वर्क जीरो आ ही जाएगा। तब तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ था तो वर्क जीरो हो जाएगा। भाई साहब, यहाँ पे वर्क जीरो हो रहा है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, इसलिए वर्क जीरो नहीं हो रहा है। सर ये क्या बता रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तभी तो वर्क हमारा जीरो हुआ? नो, अगर ऐसा होता कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से वर्क जीरो होता तब सभी केस में वर्क हमारा जीरो होता अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी केस में मेरे बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्लोज पाथ में वर्क क्या हो, जीरो हो। क्लोज पाथ में वर्क जीरो केवल कंजर्वेटिव फोर्स दे सकता है। तो यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नो डाउट, बट यहाँ पे वर्क जीरो हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे रोल है तो कंजर्वेटिव फोर्स का। किसका? कंजर्वेटिव फोर्स का। गया जाने वाला वर्क नेगेटिव तो आने वाला वर्क पॉजिटिव, ओवरऑल हमारा वर्क जीरो हो गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, इससे वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसा होता कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से हमारा वर्क जीरो हो जाता क्लोज पाथ में, तब तो फिर हमारा नेक्स्ट कंडीशन तो फेल हो जाता। नेक्स्ट कंडीशंस क्या है हम पढ़ेंगे आगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, इसलिए वर्क जीरो नहीं है, इसलिए वर्क जीरो नहीं है, वर्क जीरो नहीं है, बल्कि फोर्स कंजर्वेटिव है, फोर्स कंजर्वेटिव है, इसलिए वर्क जीरो हो रहा है, इसलिए क्लोज पाथ में वर्क जीरो हो रहा है, इसलिए क्लोज पाथ में वर्क जीरो हो रहा है। ये पॉइंट आपको न्यूमेरिकल्स के लिए काम देगा, कॉम्पिटिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है क्या। बल्कि फोर्स कंजर्वेटिव है, इसलिए क्लोज पाथ में वर्क जीरो हो रहा है। ठीक है क्या, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, क्लियर है? आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। इससे आप ये भी कवर कर सकते थे, इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख सकते थे कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट वर्क बिकम्स जीरो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वर्क बिकम्स जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क बिकम्स जीरो ओनली व्हेन द फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड पाथ इज क्लोज। लिख दे क्या स्टेटमेंट हम? चलिए ठीक है, लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट।
लिखिएगा क्या, इट इज नॉट नेसेसरी it is not necessary that work becomes that work becomes work becomes zero when displacement is zero, when displacement is zero। ठीक है क्या, यहां तक देखिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वर्क बिकम्स जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये जरूरी नहीं है कि हमारा वर्क जीरो हो रहा है, उसके पीछे जो रीजन है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट जीरो का। ठीक है क्या, वर्क बिकम्स जीरो। ठीक है क्या, वर्क बिकम्स जीरो वर्क बिकम्स जीरो वर्क becomes zero only when the force is conservative, force is conservative and path is closed, and path is closed। क्लियर है क्या, it is not necessary that work becomes zero when displacement is zero, work becomes zero only when the force is conservative and path is closed। अगर ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है तब हमें लगता है कि आपको कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है। क्लियर है क्या, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव। चलिए, तो नॉन कंजर्वेटिव बहुत सिंपल सा चीज है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो वर्क होता है ना, वर्क जो होता है यानी एक ऐसा फोर्स जिसके थ्रू जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है क्या, तो यहां पे आप लिखोगे वर्क डन बाय द फोर्स depends on path followed by the particle, ठीक है क्या, यहाँ पे पार्टिकल के द्वारा पाथ जो फॉलो किया जाएगा उस पे डिपेंड करेगा वर्क। फिर आप लिखोगे कि एंड टोटल वर्क इन राउंड ट्रिप और क्लोज पाथ और इन क्लोज पाथ नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्लोज पाथ में वर्क हमारा जीरो नहीं होने वाला। एग्जाम्पल में फ्रिक्शन ले सकते हो, है ना। अभी फिलहाल फ्रिक्शन फोर्स की बात कीजिए, फ्रिक्शन फोर्स। अब सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, सरफेस हमारा रफ है। ठीक है क्या, सरफेस हमारा क्या है, रफ। ठीक है, हमें मालूम है कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स एफ एक्ट हो रहा होगा। ठीक है क्या, वो हमारा लिमिटिंग के कंडीशन में एक्ट हो रहा होगा, है ना। एफ ए लिमिटिंग कंडीशन, जब मूव करेगा तो लिमिटिंग कंडीशन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा। उससे क्या प्रॉब्लम है, हमारा एफ के को हमें एफ काउंट कर लिया। अभी बॉडी यहाँ पे आ गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया। ठीक है क्या, डिस्प्लेसमेंट हुआ एल का इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास वर्क की फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा।
फोर्स हमारा आया एफ, और एफ का जो वैल्यू होगा वो पुट कर सकते हो आप। डिस्प्लेसमेंट हमारा एल और cos 180 डिग्री का, और cos 180 का वैल्यू माइनस में 1, तो माइनस में एफ इंटू एल आ गया। ठीक है क्या, ए टू बी जर्नी में, ए टू बी जर्नी में हमारे पास ये आया वर्क। अब किसी ने कहा कि सर हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि राउंड ट्रिप कर लेंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करने लगा, ठीक है क्या, तो बॉडी इधर से इधर आ जाएगा, ये ए और ये हमारा बी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से अगेन वर्क हमारा हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, और कॉस हमारा 180 डिग्री का। फोर्स इधर, सॉरी फोर्स इधर नहीं, फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा फ्रिक्शन फोर्स है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा राइट साइड हो गया और डिस्प्लेसमेंट हमारा लेफ्ट साइड हो गया, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस में एफ इंटू एल। ठीक है, तो वर्क इन राउंड ट्रिप की बात करेंगे, है ना, वर्क इन राउंड ट्रिप, वर्क इन राउंड ट्रिप हमारा क्या रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में एफ एल प्लस माइनस में एफ एल, यानी कि माइनस में 2 एफ एल। क्या वर्क डन हमारा राउंड ट्रिप में, राउंड ट्रिप में क्या जीरो आया, नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है क्या, ये था हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी एक ऐसा फोर्स जिसके थ्रू वर्क हमारा राउंड ट्रिप पे जीरो नहीं हो और पाथ पे डिपेंड करता हो। किस पे डिपेंड करता हो, पाथ पे डिपेंड करता हो। सर पाथ पे डिपेंड करने का मतलब नहीं समझे, समझिएगा ध्यान से। हमारा एक पॉइंट ये हुआ ए और हमारा पॉइंट बी यहाँ पे है, ठीक है, यहां से बॉडी को यहाँ पे शिफ्ट करना है। किसी ने कहा कि हम ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, किसी ने कहा नहीं हम ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला सेकंड पाथ, नीचे वाला फर्स्ट पाथ। तो बताइएगा यहाँ ये वाला लाइन ए बी और ऊपर वाला ये वाला जो लाइन जो पैरेलल दिख रहा है, इसमें लगभग वर्क सेम हो जाएगा, ठीक, फ्रिक्शंस के थ्रू। लेकिन ये वाला जो रास्ता है हमारा, ये वाला जो रास्ता है और ये वाला जो रास्ता है, इसमें तो हमारा फ्रिक्शन एक्ट होगा, तो इन दोनों का फ्रिक्शन का वर्क एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा। और ये वाला जो पाथ है और ये वाला पाथ लगभग सेम है, तो इसमें फ्रिक्शन और इसमें फ्रिक्शन के थ्रू वर्क सेम होगा, बट ये वाला पाथ और ये वाला पाथ एक्स्ट्रा वर्क प्रोवाइड करा देगा। इसलिए यहाँ पे हमारे पास वर्क डन जो सेकंड होगा ना, सेकंड वर्क में जो सेकंड पाथ में जो वर्क होगा वो ज्यादा होंगे किससे, फर्स्ट पाथ वाले वर्क से। ये था हमारा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का खेल। अब हम आगे चलेंगे और कवर करेंगे क्या, कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग चेक कैसे करेंगे। ठीक है क्या, तो अब हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को थोड़ा चेक करने के लिए सीखेंगे। यानी आपके सामने फोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है क्या, कोई फोर्स रहेगा और आपसे पूछेगा कि ये फोर्स को चेक करके बताओ कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। कंडीशन फॉर check the conservative force. चेक दी कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंडीशन फॉर चेक दी कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स को चेक करने की कंडीशन, सबसे पहले कोई फोर्स का इक्वेशन हम ले लेते हैं। हमारे पास एक फोर्स आया, ठीक है, ये हमारे पास है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ठीक, हमारे पास ये फोर्स की इक्वेशन है और इसे चेक करके बताना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं। तो इसकी कंडीशन होता है, देखिएगा कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है, कंडीशन फर्स्ट कहता है क्या हमारे पास, पहले जो हम लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, फिर हम समझा देंगे चीजों को। डेल एफ एक्स
बाय में डेल एक्स, ठीक है क्या। और एक चीज हम यहाँ पे पहले हम बता दें आपको, ये वाला जो फैक्टर आपका एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये आपको एफ बाय को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये आपको एफ जेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है क्या। इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे बाय होगा। फिर हमारा डेल एफ बाय बाय में डेल एक्स, फर्स्ट कंडीशन हमारा ये आया। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 आपका ये कह रहा है, यानी कि क्या करना है ना, एक्स वाले को डिफरेंशिएशन कर बाय के रिस्पेक्ट में कर देना है, और बाय वाले का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर देना है। और ये जो साइन हमने दिया है इसका नाम डेल होता है। डेल इसलिए दिया है ताकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी काम कर सकता है, ठीक है क्या। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, मोर देन वन फंक्शन वेरिएबल रहेगा, ठीक है, मोर देन वन वेरिएबल फैक्टर। अब जैसे यहाँ पे एक्स के जरूरी नहीं है, एक्स के साथ बाय भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर बाय भी हो सकता है, तब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में जाता है। और केवल एक्स रहता है तो वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बाकी डिफरेंशिएशन का रूल सेम रहता है, चेंज नहीं होता। कंडीशन नंबर 2, क्वेश्चंस बनाएंगे ढेर सारा, इसको टेंशन नहीं लीजिए। कंडीशन नंबर 2, अब यहाँ पे हमारे पास एक्स बाय हो गया, अब एक्स जेड को साथ ही लीजिए, तो डेल एफ एक्स बाय में नीचे में आ जाएगा डेल जेड, ठीक है। और जो नीचे जेड लिए है ना उसका वाला फोर्स ऊपर में कर दीजिए, तो एफ जेड, और जो यहाँ पे था उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, खत्म। यहाँ पे कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन हमारे पास आएगा क्या, एक्स बाई हो गया, एक्स जेड हो गया, बचा कौन, बाई, तो डेल एफ बाई बाय में डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बाय में डेल बाई। क्या देखिए सभी आ गया कि नहीं आ गया, एक्स बाई जेड आ गया ना सब। हमने इसके साथ पेयर बनाया, एक्स बाई को पेयर बना लिया, एक्स जेड को पेयर बना लिया, फिर जेड बाई को पेयर बना लिया, हो गया खत्म कहानी। ये तीन कंडीशन अगर, तीनों कंडीशन अगर मैच करेगा, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, सभी कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा, ठीक है क्या। इफ ऑल कंडीशंस आर satisfied, then force is conservative, then force is conservative, then force is conservative। अगर हमारे पास एक भी कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया, तब वो कंजर्वेटिव नहीं हो पाएगा। चलिए अब यहां पे देखिएगा एग्जाम्पल, हमारे पास फोर्स हमारा कुछ इस फॉर्म में है, एक्स आई प्लस में बाई जे, ठीक है क्या, ये है, ठीक है। इज आ, फर्स्ट ऑप्शन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है क्या। बी में नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है क्या। सी में डिपेंड ऑन एक्स, डिपेंड ऑन एक्स, और डी में नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं, हमारे पास एक फोर्स है एक्स आई प्लस बाई जे, है ना। इससे आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो फोर्स को, एफ इक्वल टू एक्स आई बाई जे प्लस में 0 के, ठीक है क्या। कंडीशंस क्या है, ये सारे कंडीशन को चेक करना होगा आपको, बहुत ही सिंपल है भाई। क्या करना है, एफ एक्स
तो एफ एक्स यहाँ पे कौन आया एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर देना है बाई के रिस्पेक्ट में, बाई वाले को डिफरेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या कह रहा है, डो हमारा डी के इक्वल ही है, अभी समझिएगा, जब तक हमारा सिंगल वेरिएबल है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डो, अब यहाँ पे क्या आ गया एफ एक्स, तो एफ एक्स मतलब एक्स, तो एक्स, और नीचे में क्या आ गया बाई, ठीक है। फिर क्या हो गया, चीजों को उलट दीजिए, जहां पे हमारा एक्स एफ एक्स था ना, नीचे में एफ एक्स, एक्स वाले को बाई के रिस्पेक्ट में करना है, बाई वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बाई और नीचे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है सर एक्स, यहाँ पे क्या है बाई, तो बताइएगा ध्यान से, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा बाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करेंगे तो बाई तो जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे हैं तो बाई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, सॉरी कांस्टेंट रहेगा, बाई क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, रहेगा ना। अगर हम एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करें तो बाई क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, बाई एक्सिस पे ट्रेवल करें तो एक्स क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बाई हमारा अगर वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाई के रिस्पेक्ट में, तो बाई के लिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम बाई को वेरी करें तो एक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स कांस्टेंट होते ही डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यानी याद रखिएगा एक एक्सिस की वैल्यू दूसरे एक्सिस के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या। यहाँ पे कौन है एक्स, नीचे में कौन है बाई, तो बाई के लिए एक्स क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या है एक्स, यहाँ पे क्या है बाई, बाई भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन जीरो, खत्म। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर लिया कि दोनों को वैल्यू जीरो आ गया, वैल्यू हमारा इक्वल आना चाहिए, आ गया। सेकंड कंडीशन, एफ को जेड के साथ, यानी कि एक्स को जेड के साथ, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डेल एफ एक्स और बाय में डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बाय में डेल एक्स। अब ध्यान दीजिएगा एफ एक्स का वैल्यू कितना है सर एक्स, और नीचे में कौन एक्सिस बैठा हुआ है जेड, जेड एफ जेड का वैल्यू कितना आ गया जीरो, ये जीरो बाय में डेल एक्स। अब ध्यान दीजिएगा अगेन चीज वही आ गया, जेड के लिए एक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। अब जेड एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे हो तो एक्स क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो जेड के लिए एक्स क्या होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, और ये तो पहले से जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा। सेकंड कंडीशन फुलफिल किया। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है हमारा, बाय को जेड के साथ, तो डेल एफ बाई बाय में डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बाय में डेल बाई। एफ बाई का वैल्यू क्या है बाई, नीचे में क्या आ गया जेड, तो डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड, इसका वैल्यू क्या आ गया जीरो बाय में डेल बाई। अब देखिएगा फिर से वही बातें, जेड के लिए बाई क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया जीरो, ये तो पहले से जीरो है तो जीरो, यानी कि ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाई, तब हमारा फोर्स क्या हो जाएगा कंजर्वेटिव। क्या क्लियर है क्या। सारे फोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स हमारा यहाँ पे जो है वो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब सभी कंडीशन को ये सेटिस्फाई किया मतलब ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपका डीसी पांडे का है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है 3x² i प्लस में 2/j, ठीक है क्या, 3x² i प्लस में 2/j। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्स का वैल्यू है 3x² i कैप प्लस में 2/j कैप, ठीक है क्या, इतना है हमारा। इज फर्स्ट ऑप्शन कंजर्वेटिव, फर्स्ट ऑप्शन कंजर्वेटिव, बी में नॉन कंजर्वेटिव, सी में डिपेंड्स ऑन एक्स,
डिपेंड्स ऑन एक्स डे, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है क्या? चलिए सोल्व कर लेते हैं सारे कंडीशंस को। फर्स्ट कंडीशन क्या था? डेल एफ एक्स बाय में डेल वाई, डेल एफ वाई बाय में डेल एक्स। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू कितना हमारा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर बाय में डेल वाई इक्वल टू एफ वाई का वैल्यू कितना हमारा, एफ वाई का वैल्यू आया 2y और नीचे में आ गया डेल एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा बाई, यहाँ नीचे जैसे यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करते थे डी वाई बाई डी एक्स, याद होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते थे। जब तक बाई हमारा एक्स के फॉर्म में नहीं आ जाता था, है ना, बाई का वैल्यू दिया रहता था एक्स स्क्वायर, तब पुट करते थे एक्स स्क्वायर, नीचे में था डी एक्स। जब तक टर्म नहीं मैच करता था तब तक हम उसे कांस्टेंट मानते थे। यहाँ पे मैच कहाँ कर रहा है, यहाँ पे एक्स से नीचे में बाई है, तो मैच नहीं किया तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। तो यहां से हमारे पास ये भी डिफरेंशिएशन जीरो और ये भी डिफरेंशिएशन जीरो, खत्म कहानी। फर्स्ट कंडीशन को तो फॉलो किया है ना, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ये फर्स्ट था, सेकंड कंडीशन हमने क्या किया, इसमें अपने अपने तरफ से जीरो के ऐड कीजिए। ठीक है क्या? अपने तरफ से जीरो के ऐड कर लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, डेल एफ एक्स बाय में डेल जेड, डेल एफ जेड बाय में डेल एक्स। ठीक है क्या? तो एफ एक्स का वैल्यू कितना था हमारे पास 3x स्क्वायर, बाय में क्या हो जाएगा डेल जेड, एफ जेड का वैल्यू कितना है 0 बाय में डेल एक्स, 3x स्क्वायर। अगेन जेड मैच नहीं किया, किया क्या? नहीं, तो डिफरेंशिएशन जीरो, ये भी जीरो। थर्ड कंडीशन हमारे पास डेल एफ बाय में डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बाय में डेल वाई। ठीक है, तो एफ बाई का वैल्यू कितना हमारे पास है 2y ना, तो 2y डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड का वैल्यू 0 बाय में डेल वाई, और अगेन मैच नहीं किया तो जीरो और जीरो, यानी कि ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दैट मींस फोर्स हमारा कंजर्वेटिव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट केस, नेक्स्ट एग्जांपल। बाई इक्वल टू बाई आई कैप, सॉरी फोर्स हमारा है फोर्स, बाई आई कैप प्लस में एक्स जे कैप प्लस में 0 के कैप, इस तरीके के क्वेश्चन है। इज ए, देखते हैं कंजर्वेटिव है क्या है नहीं है। ऑप्शन क्या दे, डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। इज फर्स्ट केस डेल एफ एक्स बाय में डेल एक्स, डेल एफ बाय में डेल एक्स, यहां पे बाई होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए डेल एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है बाई, नीचे में क्या गया बाई, एफ बाई का वैल्यू क्या है एक्स, नीचे में क्या गया एक्स। यस, यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों सर? डी एक्स बाई डी एक्स, यानी इसी को हम डेल एक्स बाई में डेल एक्स कर दिए। ठीक है क्या? तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 ये भी 1, 1 इक्वल टू 1। चलिए एक तो आ गया। नेक्स्ट फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई, या फिर एक्स की ही बात कर लीजिए, एक्स नीचे में आ जाएगा जेड, डेल एफ जेड बाय में डेल एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास है, एफ एक्स का वैल्यू सर बाई है, और नीचे में क्या गया जेड, तो डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड का वैल्यू क्या है 0, एक्स हमारा। अब बताइए अगेन हमारे पास क्या आ गया, मैच नहीं किया भाई,
ऊपर में बाई नीचे में जेड, तो मैच नहीं किया तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में बाई कांस्टेंट हो गया और ये तो 0 पहले से। थर्ड कंडीशन, डेल एफ बाई में डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बाई में डेल वाई। तो डेल एफ बाई का वैल्यू कितना हमारे पास है, एक्स, तो ये डेल एक्स हो जाएगा, नीचे में डेल जेड हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल एफ जेड का वैल्यू 0 बाई में डेल वाई। मैच किया नहीं, 0 हो जाएगा। यहाँ अगेन ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाई, ठीक है, क्या सभी कंडीशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस हमारा जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा, फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। क्या क्लियर है? चलिए, तो हम कुछ आपको दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जाम्पल कुछ दे देते हैं होमवर्क के लिए। फोर्स हमारे पास है 3x² 3y² j कैप और ये हमारा i कैप प्लस में 0 k कैप। चेक करना है फर्स्ट कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, क्या है, F इक्वल टू 3/i कैप प्लस में 4x j कैप प्लस में 0 k कैप। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन दिया है आपको चेक करने के लिए कि फोर्स आपका कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है। आई होप आप आज की क्लास बहुत ही अच्छा था और आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से, है ना। डिफरेंशिएशन यहाँ पे थोड़ा यूज था एंड नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जिसमें हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स समझेंगे और अच्छे से, है ना। जब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक रख दिया जाता है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और फिर इसके बाद हम मूव करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की ओर। ठीक है, तो आई होप आज के क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी अच्छा से आया होगा। तो अगर चीजें समझ में आ रही है तो कंटिन्यू करें और आगे लेक्चर हम वर्क एनर्जी थ्योरम पे लाने वाले। ओके, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।